Good morning, students. Today we are going to discuss about the future continuous tense. आज की क्लास में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में आपने फ्यूचर सिंपल टेंस पढ़ा था। तो देखो, फ्यूचर सिंपल टेंस में वही होता है जैसे मैंने कि आपको प्रारंभिक दृष्टिकोण में बताया था कि जो भी टेंस हम पढ़ेंगे उस प्रत्येक टेंस के चार चार भाग डिवाइड करेंगे। जैसे सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी प्रीवियस लेक्चर में आपने फ्यूचर सिंपल पढ़ा था। तो फ्यूचर सिंपल में आपने विल और सेल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज किया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं विल और सेल तो हमने हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज किया था और मेन वर्ब के रूप में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हम देखो तीन चीज़ें जो है उनका कंपैरिजन करते हैं। प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस लगाया था। पास्ट सिंपल में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वो सेकंड फॉर्म लगाई थी विदाउट एनी हेल्पिंग वर्ब। और फ्यूचर सिंपल टेंस में हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का तो यूज किया है, लेकिन हमने उसमें विल और सेल का यूज किया है। और जैसा कि हमने परिचर्चा में ये भी कहा था कि जो वर्ब की फॉर्म्स हमने बनाई थी, 5 तरह की फॉर्म बनती हैं। फर्स्ट फॉर्म V1, V2, V3 या V1 प्लस ING, V1 प्लस S या ES। तो वो जो होती है उसमें कहीं फ्यूचर रेफरेंस नहीं होता। और विल और सेल को हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में, हम मॉडल हेल्पिंग वर्ब के रूप में पढ़ते हैं, जो कि फ्यूचर इंडिकेटिंग, टाइम इंडिकेटिंग होती है। अब देखो, इसमें चाहे वो प्रेजेंट फ्यूचर सिंपल हो, फ्यूचर कंटिन्यूस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या परफेक्ट कंटिन्यूस हो, विल और सेल सब में आएगा। तो कहने का मीनिंग है इसमें जो टेंस डिटरमाइनिंग हेल्पिंग वर्ब जो होती है, टेंस को निर्धारित करने वाली जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो विल और सेल होता है। और विल और सेल का प्रत्येक के साथ यही होता है कि सेल आई और वी के साथ और बाकी बचे हुए के साथ विल का यूज करते हैं। और बाकी वही जो पहचान, अब बात कर लेते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की पहचान की। तो जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे या रहा होऊंगा इत्यादि शब्द आए तो वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की श्रेणी में आता है या फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का होगा। तो सबसे पहले तो हमें हिंदी के वाक्यों की पहचान को एग्जामिन करना है, जांच करनी है। तो उसके अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहा होऊंगा, अगर ये शब्द हमें मिलते हैं तो हम उस टेंस के वाक्य को या उस वाक्य को फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस की श्रेणी में रखेंगे और उन्हीं के नियमों के आधार पर उस वाक्य को बनाएंगे। अब हम बात कर लेते हैं नियम्स की। तो इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी या शैल बी का यूज किया जाता है। तो पहला रूल क्या कह रहा है, इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल बी और शैल बी का यूज किया जाता है। जब भी ऑप्शन 2 आ जाते हैं तो ये पता होना चाहिए कि कौन से का कहाँ यूज करते हैं। तो सबसे पहले शैल बी के यूज की बात करते हैं। तो ये फर्स्ट पर्सन के साथ, फर्स्ट पर्सन क्या होता है, प्रोनाउन का जो फर्स्ट पर्सन होता है जिसमें आई और वी आता है, तो आई और वी के साथ तो शैल बी का यूज करेंगे और बाकी सभी सब्जेक्ट्स के साथ विल बी का यूज करेंगे। इज दैट क्लियर। विल का और शैल का यूज कहाँ करेंगे, आई और वी के साथ शैल बी और बाकी सभी के साथ विल बी का यूज करेंगे। नीचे लिख भी रखा देखो, शैल बी का यूज आई व वी के साथ और विल बी का यूज शेष सभी सब्जेक्ट के साथ। तो ये बात इधर पहला रूल क्लियर हो गया। यहाँ तक आपका अफर्मेटिव सेंटेंस जो है उसके हेल्पिंग वर्ब का मैटर है वो क्लियर हो जाता है। चाहे वो निगेटिव भी हो, निगेटिव में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा। लेकिन देखो, मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म कौन सी, मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। ये मैंने जो 3 अलग अलग तरह के नाम लिखे हैं, यानी मुख्य क्रिया की प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी वाली फॉर्म का यूज किया जाता है। अब जिसको ये समझ में नहीं आता कि प्रेजेंट पार्टिसिपल या आईएनजी फॉर्म क्या होती है, तो वो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिख करके उसके आगे प्लस आईएनजी लिख सकता है। अर्थात मेन वर्ब की हमेशा आईएनजी वर्ब की बेस फॉर्म में ही जोड़ा जाता है, जिसको कि हम फर्स्ट फॉर्म बोलचाल की भाषा में कह सकते हैं। वैसे इनका नाम यही होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, बेस फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, पास्ट फॉर्म और प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म
या आईएनजी फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का यूज किया जाता है। कुल मिलाकर क्या कहा जाएगा कि मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म काम में ली जाएगी। फिर हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टिकोण से। तो ये वाक्य यहाँ तक जो हमने पढ़ा 2 नंबर, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की कंप्लीट स्ट्रक्चर हो जाती है। जैसे आपका अफर्मेटिव सेंटेंस की कंप्लीट स्ट्रक्चर ध्यान में होती है तो निगेटिव बनाने में केवल इतना ही करना होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट यूज करना है। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब किसी सिंगल एलिमेंट में होती है तब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती, हम जस्ट हेल्पिंग वर्ब के बाद में नोट का यूज कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हेल्पिंग वर्ब डबल एलिमेंट्स में है, विल प्लस विल और बी, सेल और बी, तब हम क्या करेंगे? तो एक सिंपल सा रूल होता है कि कोई भी आप एक सेंटेंस में कितनी भी हेल्पिंग वर्ब आ जाए लेकिन टेंस डिटरमाइन केवल और केवल उसका पहला एलिमेंट होता है। टेंस किस में है? विल में और सेल में ही है। तो हमें नोट भी विल और सेल के बाद ही लगाना है, बी से पहले लगाना। बी की पोजीशन में, स्थान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो देखना, निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है, अर्थात विल और सेल के बाद नोट का यूज करेंगे। विल बी नोट नहीं करेंगे, सेल बी नोट नहीं करेंगे, विल नोट बी, सेल नोट बी, ऐसे लिखेंगे। तो ये बात क्लियर हो गई। कहाँ लगाएंगे नोट? निगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का यूज किया जाता है, अर्थात विल और सेल के बाद नोट का यूज करेंगे। अब देखो चौथा सेंटेंस है वो इंट्रोगेटिव। जब हम सेंटेंस को बनाते हैं या वाक्य को जब हम इंटेरोगेटिव फॉर्म में बदलते हैं, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक वाक्य। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का अर्थ होता है प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उसको सब्जेक्ट के पहले यूज करते हैं। अब सब्जेक्ट के पहले यूज करने का मतलब होता है सामान्य दृष्टिकोण से सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभिक स्थिति में होता है। तो सब्जेक्ट से पहले यूज करने का मतलब होता है सब्जेक्ट की पोजीशन है वो बदल जाएगी और पहली पोजीशन पे कौन चली जाएगी? हेल्पिंग वर्ब। और जो वाक्य की पहली पोजीशन पर होती है उससे हम वाक्य को स्टार्ट मानते हैं। तो हम यूँ कह सकते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब के द्वारा वाक्य को शुरू किया जाएगा, या यूँ कहें कि हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को प्रारंभ किया जाएगा और वाक्य के एंड में प्रश्नवाचक साइन का यूज किया जाएगा। क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, प्रश्नवाचक वाक्य है, तो उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य होता है। नेक्स्ट, अब ये जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बना हेल्पिंग वर्ब से शुरू होकर के, और बेसिकली आपकी जानकारी के लिए फिर बता देता हूँ, वैसे तो आपको रेफरेंस दिया जा चुका है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस 2 तरीके से बनते हैं, एक हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होने वाले और एक WH वर्ड से प्रारंभ होने वाले। तो ये जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस था वो हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होता है, अर्थात हम हेल्पिंग वर्ब से वाक्य को स्टार्ट करते हैं या हेल्पिंग वर्ब से ही वाक्य को प्रारंभ करते हैं। फिर इसमें निगेटिव बनाना हो तो वाक्य हेल्पिंग वर्ब से तो शुरू होगा ही होगा, इसमें तो कोई अतिशयोक्ति की बात ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट के बाद हमें किसका यूज करना है? नोट का। और नोट के बाद में बी है वो आएगा। अब बी को हम इधर उधर नहीं करेंगे, बी अपने विल और सेल के बाद में ही आता है, तो विल सेल हट जाएगा तो नोट आ जाएगा, फिर बी आ जाएगा। तो देखो इसमें लिखा है इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नोट का यूज करेंगे। तो ये इंट्रोगेटिव सामान्य जो इंट्रोगेटिव प्रश्न था, इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, वो कंप्लीट होता है। उसके बाद दूसरा जो तरीका आता है WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमें सामान्यतः पता होता है जब भी कोई WH वाक्य प्रश्नवाचक वाक्य शुरू होता है तो उसमें WH वर्ड प्रारंभिक पोजीशन पे होता है। तो देखो WH इंट्रोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड को वाक्य के प्रारंभ में रखेंगे, यूज करेंगे, लिखेंगे तथा शेष जो नियम है वो यथावत रहेंगे। अब हम देखते हैं अगर WH में हमें निगेटिव बनाना हो तो क्या करेंगे। WH इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में
डब्ल्यू एच इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करेंगे, सिंपल सी बात है। बाकी नियम तो पहले वाले थे, तो कि डब्ल्यू एच वर्ड से वाक्य प्रारंभ होगा। डब्ल्यू एच वर्ड के बाद में हम हेल्पिंग वर्ब जो आती है वो लिखेंगे। हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट आएगा, और वाक्य को निगेटिव भी बनाना तो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा यूज कर देंगे। और ऐसे वाक्यों में बेसिकली ऑब्जेक्ट यूज नहीं करते हैं। यदि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं है तो कोई आवश्यकता तो वैसे होगी नहीं। अब हम बात कर लेते हैं, ये हमारे कुछ रूल्स बने जो कि हमें फ्यूचर सिंपल, और तो हमने पहले पढ़ लिया था फ्यूचर कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर बनाने में हमारी हेल्प करेगी। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में सबसे पहले हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। बहुत बार मैंने ये रेफरेंस दे चुका हूँ, अभी तक ये 10वीं बार ये रेफरेंस आपको साइड में दे रहा हूँ कि अफर्मेटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य, या पॉजिटिव सेंटेंस का हिंदी अर्थ होता है सकारात्मक वाक्य। सबसे पहले हम इसके बेसिक पैटर्न पर चर्चा करते हैं। यदि किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसका अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर जिसको आ गया, उसको सारे स्ट्रक्चर्स अपने आप आ जाएंगे। देखो, इसमें सबसे पहले आता है, किसी भी वाक्य को प्रारंभ करते हैं तो सामान्य परिस्थिति में सकारात्मक वाक्य सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है। तो सबसे पहले हमने लिखा सब्जेक्ट आना चाहिए। जो भी हिंदी वाक्य होगा उस वाक्य में जो सब्जेक्ट की भूमिका में जो वर्ड होगा सबसे पहले उसको लिखेंगे। फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल या शैल बी का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? विल या शैल बी का यूज करते हैं। तो या तो विल भी आएगा या शैल भी आएगा, दो ऑप्शन है तो दोनों में से एक आएगा। फिर मुख्य क्रिया मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, अर्थात मेन वर्ब की प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म या आईएनजी वाली फॉर्म का यूज करेंगे। फिर ऑब्जेक्ट है तो वाक्य में मैं हर बार यही बोलता हूँ, ऑब्जेक्ट है तो कई बार बिना ऑब्जेक्ट के वाक्य बना लेते हैं, तो ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती है। तो ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट लिखो, और ऑब्जेक्ट के बाद में यदि कोई कॉम्प्लीमेंट है, कोई एडवर्बियल है, इस तरह का कोई और वर्ड आ जाए तो वो लिख देते हैं। तो ये आपकी बेसिक पैटर्न बन गई। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब में क्या आएगा? हेल्पिंग विल बी या शैल बी, प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। स्ट्रक्चर में तीन चीजें कंपल्सरी होती है, सब्जेक्ट वर्ब और सब्जेक्ट वर्ब से आपका सेंटेंस बन जाता है। आवश्यक हो तो ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बाद है। तो ये सब्जेक्ट आ गया, ये विल बी और शैल बी और मेन वर्ब, ये पूरी वैसे तो वर्ब बनी है, वर्ब के साथ ये सपोर्टिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। एग्जाम्पल देखते हैं, राम विद्यालय जा रहा होगा। तो देखो प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, फिर उसी प्रकार से पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूअस में सब में रहा आ रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा है, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था, और फ्यूचर कंटिन्यूअस में रहा होगा। तो होगा मैंने कहा जिस शब्द के अंत में गा आ जाए उसको बेसिकली हम प्रेजेंट फ्यूचर का मानते हैं। तो रहा आ रहा है तो फ्यूचर कंटिन्यूअस हो गया। तो देखो सबसे पहले सब्जेक्ट, हिंदी के वाक्य में सब्जेक्ट राम है तो राम आ गया। राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, प्लूरल सब्जेक्ट है, वो हमें यहाँ इश्यू नहीं करना है, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उससे कोई लेना देना नहीं है। सबके साथ या तो विल आएगा या शैल आएगा। तो हमें किस चीज से लेना देना? यहाँ हमें लेना देना होता है केवल फर्स्ट पर्सन से। यदि आपका सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन का है, आई और वी है, तो शैल, और बाकी सभी सब्जेक्ट के साथ क्या लिखना है? विल। तो राम के साथ क्या आएगा? राम फर्स्ट पर्सन नहीं है, थर्ड पर्सन है, तो राम विल बी, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब विल बी, मेन वर्ब गोइंग, गो का आईएनजी लग जाएगा तो गोइंग, राम विल बी गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय जा रहा होगा। दूसरा, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा, मैं क्रिकेट खेल रहा होऊंगा। देखो गा आ गया और रहा होऊंगा आ गया, मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस में वही सब्जेक्ट आई, तो आई फर्स्ट पर्सन में, तो विल की बजाय क्या आ जाएगा? शैल, तो आई शैल बी, प्ले में आईएनजी जोड़ जाएंगे, प्लेइंग, आई शैल बी प्लेइंग। ऑब्जेक्ट में क्या खेल रहा है? क्रिकेट, तो क्रिकेट, फुटबॉल तो फुटबॉल, बैडमिंटन तो बैडमिंटन, वॉलीबॉल तो वॉलीबॉल, कबड्डी तो कबड्डी, खो खो तो खो खो, जो कुछ भी खेल रहा है। आई शैल बी प्लेइंग कबड्डी, आई शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल बी प्लेइंग फुटबॉल, आई शैल बी प्लेइंग वॉलीबॉल, कुछ भी आप लिख सकते हो ऑब्जेक्ट के रूप में, अलग अलग तरह के वाक्य बन जाएंगे। नेक्स्ट, तुम कहानी लिख रहे हो। अब देखो यू होता है प्लूरल सब्जेक्ट, तो यू प्लूरल सिंगुलर का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, सेकंड पर्सन तो विल ही आएगा। यू विल बी राइटिंग ए स्टोरी, यू विल बी राइटिंग ए स्टोरी, यू विल बी राइटिंग ए स्टोरी, तुम एक कहानी लिख रहे होंगे।
तुम एक कहानी लिख रहे होंगे या आप एक कहानी लिख रहे होंगे। इस तरीके से ये अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट होते हैं। इसके बाद हम चर्चा करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। देखो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो बेसिक पैटर्न बन रहा है उसमें और नेगेटिव सेंटेंस के बेसिक पैटर्न में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, केवल हमें नोट का यूज करना है, लेकिन ये नोट का यूज बड़ा बहुत सावधानी पूर्वक करना है। देखो यहाँ हेल्पिंग वर्ब के जो एलिमेंट के रूप में विल बी और शैल बी दो एलिमेंट है, तो हमें केवल पहले एलिमेंट के बाद ही, पहली हेल्पिंग वर्ब का जो पोर्शन है उसके बाद ही नोट का यूज करना है। देखना सब्जेक्ट प्लस विल सेल, सब्जेक्ट के बाद में ऑप्शन में क्या आएगा, या तो विल आ जाएगा या सेल आ जाएगा। अगर फर्स्ट पर्सन है तो सेल, बाकी के साथ विल, उसके बाद में नोट लगाना है। देखो विल भी सेल भी के साथ नहीं लगाना है, विल और सेल के बाद नोट लगाना है, प्लस फिर बी आएगा, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आएगी, ऑब्जेक्ट आएगा और अदर आएगा। यही वाक्य हम दोबारा ले लेते हैं। देखो राम विद्यालय नहीं जा रहा होगा, राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, राम विद्यालय नहीं जा रहा होगा। अब देखो इसमें करना क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, अब आ गया विल, तो विल के जस्ट बाद में हमें नोट लगाना है, और विल की हेल्पिंग वर्ब का पार्ट था बी, वो आगे रहेगा। तो राम विल नॉट बी गोइंग टू स्कूल, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँगा। तो आई शैल और शैल के जस्ट बाद में क्या आएगा, नॉट, फिर बी अपनी पोजीशन पे रहेगा, अपनी पोजीशन पे रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लेइंग में आईएनजी जोड़ देंगे, प्लेइंग में प्लेइंग हो जाएगा। तो आई शैल नॉट बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जांपल और कर लेते हैं। यूं तुम कहानी नहीं लिख रहे होंगे या आप कहानी नहीं लिख रहे होंगे। यू विल, अब देखो यू के बाद में आता है विल, और विल के बाद में नॉट, और नॉट के बाद में हमें यहाँ क्या लिखना है, बी, बी राइटिंग ए स्टोरी, यू विल नॉट बी राइटिंग ए स्टोरी, तुम एक कहानी नहीं लिख रहे होंगे। इस तरीके से ये आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस है, वो जो होता है उसका अफर्मेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस कंप्लीट होता है। यू कैन राइट इट योर नोटबुक एज ए होमवर्क। फर्स्ट यू कैन राइट द रूल्स ऑफ द फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, and then you can use the affirmative and negative sentence, their basic patterns and with examples. You can do it your notebook as a homework. Thank you very much.